अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम न्यूटन लॉज की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, इम्पल्स को स्टडी कर रहे होंगे, मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को पढ़ेंगे। एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आप में से बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर एज पर पीएमसी सिलेबस इक्वेशंस ऑफ मोशन को तो इंक्लूड ही नहीं किया गया, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्यों पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसकी वजह यह है कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं या वहां पे आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, आप ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स वो इक्वेशंस के अंदर आप रेंज की बात कर लें, आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लें, ठीक है, या आप एक्स डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात कर लें, तो स्टूडेंट्स ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन के बिहाफ पे डिफरेंट एक्सप्रेशंस को डिराइव किया जाता है। तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के टॉपिक की नो हाउ जरूर होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये हम एक एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को स्टडी किया था, तो आइए सबसे पहले एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ये जी आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स। एक ग्राफिकल लाइन ये है जिसे ए का नाम दे रहे हैं, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 30 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक और ग्राफिकल लाइन है डियर स्टूडेंट्स, और इसका भी जो एक्स एक्सिस के साथ हमें एंगल गिवन है, इसे मैं कह रहा हूं ये है जी 45 डिग्री। ये ए और ये बी। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, आपको एक डीटी ग्राफ गिवन है जिसमें आपको दो ग्राफिकल लाइंस को शो किया गया है। एक ग्राफिकल लाइन का एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल है, दूसरी ग्राफिकल लाइन का वाई एक्सिस के साथ एंगल भी 45 बनता है। क्योंकि एक्स के साथ 45 है तो वाई के साथ भी क्या होगा, 45 होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपको ये पूछा जाए कि आप रेशो ऑफ वेलोसिटीज को बताइए, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी वी ए ओवर वी बी, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर चार ऑप्शंस आपके पास हों तो क्या अप्रोच हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर में आपको ये पॉइंट सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है एक्चुअली वो वेलोसिटी को शो करती है, और स्लोप tan थीटा के बराबर होती है। तो पता ये चला स्टूडेंट्स कि हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, वी ए डिवाइडेड बाय वी बी इज इक्वल टू, ये बनेगा जी tan थीटा ए डिवाइडेड बाय tan थीटा बी। अब ये स्लोप है। अब आपको पता है कि जो एंगल आपको गिवन है ए का वो कितना है, 30 डिग्री है। बी का डियर स्टूडेंट्स जो आपको एंगल गिवन है ये कितना है, ये 45 डिग्री है। अब आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो जब इसे हम लिखेंगे तो ये देखें tan 30 ये 1/√3 बन जाएगा और tan 45 1 आ जाएगा। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपसे रेशो पूछी गई थी इसका आंसर है वी ए ओवर वी बी इज इक्वल टू 1/√3, या डियर स्टूडेंट्स इसे 1 इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसे 1/√3। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में वेरिएशन ये भी हो सकती है कि आपको एक ग्राफिकल लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो और दूसरी ग्राफिकल लाइन का वाई एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, या तो दोनों ग्राफिकल लाइंस का, दोनों ग्राफ्स का आप वाई एक्सिस से कॉमन एंगल ले लें, या यूजुअली ज्यादातर हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट लेके आते हैं। ट्विस्ट ये है कि अगर यहीं पे मैं आपको कह दूं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दो डिफरेंट बॉडीज का, ठीक है जी, और आपसे पूछा जाए कि रेशो ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, तो देखें क्वेश्चन सेम है, सारी बातें ठीक हैं। पहले आपको मैंने रेशो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज पूछा, अब मैं पूछ रहा हूं रेशो ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसकी स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स फिर हम ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये भी स्लोप से निकालते हैं, स्लोप tan थीटा है, tan थीटा ए डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट्स इट विल बी tan थीटा बी, और tan थीटा ए जी डियर स्टूडेंट्स कितना एंगल है ए का, 30 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा दोबारा से tan 30 डिवाइडेड बाय tan 45 डिग्री। अभी जैसे मैंने आपको बताया ये 1/√3 है, ये 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बात समझ आ गई कि जब एक्सेलरेशन की रेशो की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, उसे भी यूं लिखा जा सकता है 1/√3
√3। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आपको अहम बात ये बतानी है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो वो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। जस्ट ये देख लीजिएगा कि एंगल क्या गिवन है और tan थीटा की आपको वैल्यू मेमोराइज होनी चाहिए। मतलब tan 30 की वैल्यू आप याद कर लें, tan 60 की वैल्यू का आपको पता होना चाहिए, tan 45 क्या होता है, tan 90 क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ रहे होंगे न्यूटन्स लॉ को, तो आइए ज़रा देखते हैं। वैसे तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या पूछा जा सकता है, आइए स्टडी करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में या एफएससी में कुछ इस तरीके से कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उस वक्त तक अपनी स्टेट को मेंटेन करेगी, रेस्ट स्टेट को मेंटेन करेगी या मोशन की स्टेट को मेंटेन करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो जाए। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसी जगह जहां पे न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल हो, वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है जी, जो बॉडी रेस्ट में है उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड करता है, उसमें वैलिड है। तो ये बात याद रखिएगा। इसमें यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो आपको पता है कि इनर्शियल फ्रेम क्या है। देखें एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात न्यूटन फर्स्ट लॉ से पूछी जाती है वो ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, या ये कहा जाता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम, तो इसका आंसर है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये याद रखिएगा क्या पॉइंट मैंने बताया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। और सेकेंडली मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू के स्टेटमेंट में इस तरह से बात की जा रही होगी कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इस पॉइंट को डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। आइए जरा सेकंड लॉ को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज, अब मैं न्यूटन्स नहीं लिखूंगा, जरूरत नहीं है इस बात की, आपको पता है, इसलिए जस्ट मैं लिख रहा हूं कि अब हम सेकंड लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ऑब्वियसली ये न्यूटन्स लॉ है। तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि ऊपर आप लोगों ने एक पॉइंट सीखा है कि फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स, सेकंड लॉ के बारे में क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? यस डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, इस बात को आपने याद रखना है। अब आप डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट जानते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर इन दो प्रोपोर्शनैलिटीज को हम कंबाइन करें तो ये आ जाता है F/m। और यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में आए तो जो कांस्टेंट आता है इन सिस्टम इंटरनेशनल, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास ये बन जाता है A इज इक्वल टू F/m, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, 1 है। अच्छा मैं अक्सर एक बात बोला करता हूं कि एक्सेलरेशन इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट को भी जरा याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो आपको रिलेशन नजर आ रहा है ना, इस रिलेशन से हम मुख्तलिफ चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, मुख्तलिफ केसेस को डिफाइन कर सकते हैं। हमें क्वेश्चंस की वेरिएशन पूछी जा सकती है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक और पॉइंट जरा आप नोट कर लीजिए, वो ये है F इज इक्वल टू ma। यहां से हम बता सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें पता है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से एक और इंफॉर्मेशन याद रखें कि जो फोर्स है उसका SI यूनिट तो न्यूटन है, लेकिन फोर्स का जो CGS यूनिट है डियर स्टूडेंट्स वो डाइन है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए कि जो 1 न्यूटन है डियर स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। इसको आप लोगों ने याद रखना है। और डाइन क्या है? डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये एक
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपसे ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, इसे आपने जरा याद रखना है। लेफ्ट साइड के ऊपर, बल्कि राइट और लेफ्ट को रहने दें, ये देखें जी, ये न्यूटन है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये क्या है? डाइन है, इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। सीजीएस एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसमें जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, मास, लेंथ, टाइम, ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसे सीजीएस सिस्टम कहते हैं। पुराना सिस्टम है, इसलिए फिर भी अभी तक हम इसे डिस्कस जरूर करते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आ जाए जी फोर्स है 200 डाइन, फोर्स है जी 1 डाइन, तो इसका मतलब क्या है या आप उसे कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे? डियर स्टूडेंट्स, A इज इक्वल टू एफ ओवर एम, यहां से मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंट रिलेशंस पूछे जा सकते हैं। तो नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, अगर फोर्स कांस्टेंट हो, ये बात याद रखनी है, दो डिफरेंट मास एम की बॉडीज हैं, उनके ऊपर आप सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो उस वक्त डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन और मास है, इनका रिलेशन क्या होगा? इनवर्स होगा। तो अगर आप रेशो में बात करना चाहें, कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन गया है, तो ये इस तरीके से डिस्कस होगा, इनवर्स रेशो ऑफ मास m2 ओवर m1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया है, इसे आप लोगों को याद रखना है। तो ये फर्स्ट केस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, किस तरीके से बात की जा सकती है। आइए जरा सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अगर सेम मास की बात करें, अब मैं मास को कांस्टेंट करके बात कर रहा हूं, तो अगर मास कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर देखें जो एक्सेलरेशन है और मास है, इसका क्या रिलेशन आ जाएगा? यानी कि एक्सेलरेशन, हमें यह लिखना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, क्योंकि मास सेम हो गया ना, मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन आ गया जो आपके सामने। अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन जाए, कंपैरिजन पूछा जाए कि पहले जी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई एक मास एम की बॉडी पर, तो उसमें एक्सेलरेशन लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हुआ। अब अगर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? मतलब इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स, जब आप रेशो बनाएंगे तो ये बनेगी A1 ओवर A2 इज इक्वल टू F1 ओवर F2। तो जस्ट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि क्या कोई कंडीशन तो नहीं लगी, क्या मास तो नहीं सेम रख रहा, क्या फोर्स तो सेम नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये भी तो पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन क्या हो, सेम, डिफरेंट मास एम की बॉडीज हो, लेकिन उनमें एक्सेलरेशन क्या है, सेम। तो अब तीसरा पॉइंट एक्सेलरेशन का है। आइए जरा देखते हैं कि इस पॉइंट को कैसे डिस्कस करेंगे। अगर दो डिफरेंट मास एम की बॉडीज का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या सेम हो डियर स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने की वजह से फिर आप रेशो बना लेंगे, ठीक है। रेशो ऐसे बन जाएगी, क्योंकि फिर फोर्स का और मास का डायरेक्ट रिलेशन आएगा कि अगर दो डिफरेंट मास एम की बॉडीज का सेम एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए, जिसका मास कम होगा उस पर कम फोर्स लगेगी सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए। मतलब इसकी रेशो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, F1 ओवर F2 इज इक्वल टू M1 ओवर M2। तो इस तरीके से भी डियर स्टूडेंट्स आप बात कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन आपको कंपैरिजन में पूछा हो और आपको बताया ही ना गया हो कि क्या चीज कांस्टेंट है और क्या नहीं है, तो फिर रेशो का एक बड़ा सिंपल सा तरीका, फिर आप डायरेक्ट रेशो बनाएंगे इस तरीके से, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, फोर्स के साथ डायरेक्ट है तो इसी वजह से डायरेक्ट रेशो में आ जाएगा, मास के साथ इनवर्स है तो इनवर्स रेशो में आ जाएगा, M2 ओवर M1। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस की सबसे टिपिकल फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट्स, आइए जरा उसे डिस्कस करते हैं। जस्ट एक एमसीक्यू मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और एमसीक्यू ये है कि आपको नीचे डिफरेंट डायग्राम्स दिखाई गई हैं, आपने ये जस्टिफाई करना है कि किस मास एम की बॉडी में फोर्स के लगने से ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। लेट्स से, जैसे मैं कहता हूं जी, एक ये मास एम की कोई बॉडी है, ठीक है, इस मास एम की बॉडी पे राइटवर्ड फोर्स लग रही है लेट्स से 7 न्यूटन की, और लेफ्टवर्ड एक फोर्स लग रही है लेट्स से 2 न्यूटन की, और ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो मास है ये है जी 1 kg का, ठीक है। जस्ट सिनेरियोस को डिस्कस कर रहा हूँ। एक ये सिनेरियो आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स, एक ये सिनेरियो आपके सामने है कि ये मास एम की बॉडी है और इसका भी सेम मास है, कितना है जी, लेट्स से 1 kg है। अब इस पे जो फोर्स लग रही है वो कुछ इस तरीके से लग रही है, 10 न्यूटन, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में डियर स्टूडेंट्स
फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। तो एक ये सिनेरियो आपके सामने है, एक ये सिनेरियो आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी पॉसिबल है कि इस तरीके से एक मास m की बॉडी हो, उसके ऊपर फोर्स लग रही हो 4 न्यूटन की, और यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लग रही हो 3 न्यूटन की। और लेट्स से जो मास m की बॉडी है वो अगेन सपोज कर लें कितनी है, वो 1 किलोग्राम की है। तो कितनी सिचुएशंस आपके सामने है, 1 2 3। तो आपने बताना है कि सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है, ये देखिए अभी मैंने आपको ये पॉइंट लिख के भी दिया था कि जहां पे फोर्स ज्यादा होगी वहां पे एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। तीनों सिनेरियोज के अंदर, तीनों केसेस के अंदर मैस क्या है, सेम 1 kg 1 kg 1 kg। तो इसका मतलब ये डियर स्टूडेंट्स कि मैस के सेम होने की वजह से अब फोर्स डिटरमिन करेगी एक्सेलरेशन को। तो जहां पे फोर्स ज्यादा वहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा। आइए फिर भी जरा एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सेलरेशन F/m के इक्वल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें आपके पास, बल्कि ऐसे मैं लिख देता हूं 7 - 2 और मैस है 1। डियर स्टूडेंट्स, 7 - 2 ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5। तो एक्सेलरेशन आ गया फर्स्ट केस में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए जरा इस केस में देखते हैं क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस केस में हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, इनको आप सिंपली ऐड कर दें। 10 + 5 डिवाइडेड बाय मास कितना है 1। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 15/1, यानी कि एक्सेलरेशन होगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं, तो इनका जो आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट है, आप वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला पढ़ा होगा ना, दो फोर्सेस परपेंडिकुलर है, तो आप इनका इस तरीके से रिजल्टेंट निकाल लें। बल्कि मैं इसे यहीं पे सॉल्व कर देता हूं जी। डियर स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखें F1 कितनी है, लेट्स से मैं 3 अज्यूम, ये आ जाएगा जी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 16। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 16 + 9 क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा जी √25, और ये 5 न्यूटन हमारे पास इस केस का रिजल्टेंट आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास जी। डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें यहाँ पर क्या चीज है, फोर्स अभी मैंने आपको बताई, रिजल्टेंट निकला 5, मास कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये है 1। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पे फोर्स ज्यादा है, कहां पे कम है, और वहीं पे एक्सेलरेशन। यानी एमसीक्यूज में ये पूछा जाएगा लीस्ट एक्सेलरेशन किस केस में है और लार्जेस्ट एक्सेलरेशन किस केस में है, ग्रेटर एक्सेलरेशन कहां पे है। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो इस केस के लिए आ रही है, क्योंकि यहां पे फोर्सेस का सम सबसे ज्यादा है, फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करेंगे, तो आइए थर्ड लॉ को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखें, फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने बताया कि फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स, सेकंड लॉ के बारे में बताया कि इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, और थर्ड लॉ के बारे में आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि थर्ड लॉ टेल्स अस दैट फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है जी, नेचर के अंदर जो फोर्सेस हैं वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आपने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो हमें ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स ये दोनों इक्वल होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है। तो स्टेटमेंट जस्ट आप लोगों ने खुद रीड आउट करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, उसके अलावा दो और पॉइंट्स है जो कि बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक्शन की फोर्स है, ठीक है, और जो रिएक्शन की फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करती हैं। ठीक है जी, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर आप समझते हैं कि ये एक दूसरे को कैंसिल करती हैं तो इसका आंसर है नो। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, वजह यह है कि एक्शन और रिएक्शन
दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई होती हैं। जिस तरह मैं इसकी बड़ी एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक बॉल है, आप दीवार के साथ उस बॉल को हिट करते हो, वॉल के साथ हिट करते हो, तो बॉल का दीवार पर फोर्स लगाना एक्शन, तो एक्शन किस पे हुआ? वॉल पे। रिएक्शन किसने दिया? वॉल ने, लेकिन किस पर दिया? बॉल पर। तो ये दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है जी। एक्शन, ए स्टैंड फॉर एक्शन, ठीक है, एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, यानी ये दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई होते हैं, इसलिए तो ये कैंसल या बैलेंस नहीं करते एक दूसरे को। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर एक ही मास m की बॉडी के ऊपर हम दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा दें तो वो कैंसिल हो जाती हैं। एक्शन और रिएक्शन इस वजह से कैंसिल नहीं होते कि ये दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगती हैं। हाँ, एमसीक्यू के अंदर अब जो बात पूछी जाती है वो ये है कि थर्ड लॉ की एग्जांपल बताएं कि रियल लाइफ में कहां कहां एप्लीकेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 स्विमिंग, ठीक है जी। जब कोई भी डाइवर स्विमिंग कर रहा होता है तो बेसिकली वो न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इन रियल लाइफ जो वॉकिंग फिनोमिना है हमारा, वहां पे भी क्या हो रहा होता है? न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। ये तो दो एग्जांपल इसकी आपके सामने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अक्सर मैं एक पॉइंट डिस्कस किया करता हूं, वो आपसे भी शेयर करता हूं, वो ये है कि लेट्स सपोज कि मेरे सामने ना इधर ईस्ट है, मैं सपोज कर रहा हूं। अगर देखें मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, मैं किधर चल रहा हूं? ईस्ट की तरफ जा रहा हूं मैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताइए। अब बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चले आप बताइए जल्दी से, अगर मैं टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा हूं चलते हुए तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, बहुत से ज्यादा स्टूडेंट्स पता क्या कहते हैं? इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ईस्ट के। यानी वो हमें क्या बताना चाहते हैं, जरा आप गौर से देखिएगा। लेट्स से अगर मैं डायरेक्शंस को यहां पे जस्टिफाई करने की कोशिश करूं, वो ये है जी NEWS। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या बोला कि मैं किस तरफ जा रहा हूं? मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं टुवर्ड्स ईस्ट। तो जल्दी से बताइए, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? बच्चे फौरन से कहते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो बच्चे कहते हैं सर आंसर है वेस्ट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग आंसर है। उसकी रीजन ये है, देखें जब हम चलते हैं ना, ये जरा गौर से देखिएगा, जब हम चल रहे होते हैं ना तो हम पीछे की तरफ, अपने पांव से पीछे की तरफ पुश करते हैं, धकेलते हैं जमीन को, ठीक है। तो हमारी जो अप्लाइड फोर्स है, ये बात याद रखें, हम अपने पैर से, अपने पांव से जो अप्लाइड फोर्स लगाते हैं उसकी डायरेक्शन होती है वेस्ट की तरफ, और रिएक्शन के तौर पे फ्रिक्शन हमें कहां धकेलती है? आगे की तरफ धकेलती है। तो एक्चुअली हम जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ये क्यों? जब बारिश होती है और कीचड़ हो जाता है तो आप स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि आपके पांव और जमीन के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है, और वही फ्रिक्शनल फोर्स आपको ड्राइव कर रही होती है। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम को। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोमेंटम का। मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ बच्चे तो इसकी डेफिनेशन ये दे देते हैं जल्दी से कि सर जी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है? मोमेंटम है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो कि किसी मूविंग बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में बताती है। क्वांटिटी ऑफ मोशन का तयन करती है कि ये कितनी है, उसको डिसाइड करती है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। और वैसे हमें पता है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है mv। अब यहीं पे डियर स्टूडेंट्स हम इसके यूनिट्स की भी बात करेंगे। अगर यूनिट्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो यहां से देखें, मोमेंटम के यूनिट्स बनते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसे डियर स्टूडेंट्स हम न्यूटन सेकंड भी लिखते हैं। इसे याद रखिएगा। और यह भी याद रखना है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी डियर स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं ना, इस रिलेशन से कई दफा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को शेयर किया जाता है, ग्राफिकल अप्रोच को डिस्कस किया जाता है। तो आइए जरा मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मास क्या है? कांस्टेंट है। मास क्या है? सेम है। तो फिर P और V के दरमियान जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं ग्राफिकल अप्रोच डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मैं मोमेंटम को डिस्कस, इससे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल पी ना समझिएगा, दिस इज स्मॉल पी, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। अगर मैस कांस्टेंट है तो पी का वी के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, और डियर स्टूडेंट्स जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप रिलेशन भी बता सकते हैं कि पी और वी का डायरेक्ट रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स आइए जरा सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। अगर मैस सेम हो तो ये तो मैंने बता दिया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है जी, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, तो देखें फिर जो ग्राफिकल अप्रोच होगी, मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, देखें अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम और मास का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मोमेंटम है, यहाँ पे क्या है, मास है, तो डियर स्टूडेंट्स फिर आप देखें इसको कांस्टेंट करने से दोनों का रिलेशन अगेन डायरेक्ट, इस तरह का एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो आप कहेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आप बात कर लें एक ट्रक और एक कार, दोनों की वेलोसिटी सेम है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, भाई जिसका मास ज्यादा होगा। ट्रक का मास ज्यादा, उसका मोमेंटम ज्यादा, कार की वेलोसिटी कार का मास कम, कार का मोमेंटम कम। इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर दो बॉडीज का मोमेंटम ही सेम हो तो फिर उनके मास और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन आता है। तो तीसरा पॉइंट हम जो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके का है कि देखें अगर मोमेंटम ही कांस्टेंट है दो डिफरेंट बॉडीज का जिनका मास डिफरेंट है, ठीक है, तो मोमेंटम के कांस्टेंट होने से वेलोसिटी का और मास का डियर स्टूडेंट्स इनवर्स रिलेशन बनता है। फिर आपके पास जो ग्राफ आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से आएगा। आप कहेंगे अगर लेट्स से यहाँ पे मैं वेलोसिटी और यहाँ पे मैं मास को रिप्रेजेंट करता हूँ तो इनवर्स ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो इस तरीके से आप चीजों को डिस्कस करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स न्यूटन्स सेकंड लॉ और मोमेंटम ये क्या है, आइए जरा देखते हैं। ये देखें हमें ये पता है F किसके बराबर है, मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूंगा, F इज इक्वल टू m a के बराबर है। एक्सेलरेशन क्या है, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। अब डी स्टूडेंट से काम करते हैं, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं मैथ्स को, तो जब मैथ्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी एम वी एफ, तो इसे बोलेंगे दिस इज द फाइनल मोमेंटम, माइनस एम वी आई दिस इज द इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो पता क्या चला, एक एमसीक्यू बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, अप्लाइड फोर्स। आपको एमसीक्यूज में, अब मैं एमसीक्यू नहीं लिख रहा यहां पे, वर्बली बता रहा हूं, सुन लीजिए। आपको अक्सर एमसीक्यू डिस्कस किया जाता है, आपसे पूछा जाता है पेपर में कि जी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और सारा सिनेरियो बता के ना एंड में पता क्या पूछा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बता दें। अब उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही आंसर गिवन है। भाई एक मैसम की बॉडी पे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करवा दी गई और डिफरेंट सिनेरियो को डिस्कस करने के बाद एंड पे पूछा जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, तो उसका आंसर तो फोर्स ही होगा और जो गिवन होगी आपको स्टेटमेंट के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये है न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम, इन दोनों में रिलेशन पता चल गया। अब डियर स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू यहां पे डिस्कस करते हैं और एमसीक्यू ये है कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ठीक है जी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है। हमारे पास एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, जल्दी से स्टूडेंट्स बता दीजिए कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स जब एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है ना तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है असल में वो उसके वेट के बराबर लग रही होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसके वेट के बराबर है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो फोर्स लगती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के ऊपर वो एक्चुअली उसके वेट के बराबर होती है, जिसे आप mg कहते हैं, और ये डेल्टा p ओवर डेल्टा t के बराबर है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यहीं से डियर स्टूडेंट्स इंपल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। तो आइए जरा देखते हैं कि इंपल्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स हम इस तरीके से इंपल्स को जस्टिफाई करते हैं, इंपल्स को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं कि जब, अब देखें स्टूडेंट्स की क्रैमिंग का लेवल देखें,
की बुक्स में अक्सर लिखा होता है ना, व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इंपल्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से डिस्कस करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा लार्ज हो, टाइम इंटरवल स्मॉल हो। देखें, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट मोमेंटम के चेंज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जब कभी आप, चलें इसे दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जब कभी आप किसी मैसम की बॉडी के ऊपर एक बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स बड़े थोड़े से टाइम के लिए लगाते हैं तो उस बॉडी का मोमेंटम रैपिडली चेंज हो जाता है। जैसे फर्ज करें जी, क्रिकेट जो लोग खेलते हैं, आपको पता होगा कि जब बॉलर बॉल करवाता है, सामने बैट्समैन है, वो एकदम बॉल को हिट करता है, तो कितने थोड़े से टाइम के लिए बैट और बॉल आपस में इन कांटेक्ट हुए, लेकिन उस थोड़े से टाइम में इतनी ज्यादा फोर्स लगती है बॉल के ऊपर और बॉल का मोमेंटम एकदम चेंज होता है। तो जब रैपिड वेरिएशन आती है मोमेंटम में ज्यादा फोर्स लगाने से, ठीक है, और टाइम इंटरवल शॉर्ट हो, तो फिर आप इंपल्स को डिस्कस करते हैं। इंपल्स कोई नई चीज नहीं है, इट इज द चेंज इन मोमेंटम, ये याद रखिएगा। सेकेंडली, एक फुटबॉलर है, उसने फुटबॉल को नीचे रखा हुआ है, वो जब जोर से किक करता है फुटबॉल को, तो पता क्या होता है, वो थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए जब जो गोलकीपर है उसका पांव और फुटबॉल आपस में इन कांटेक्ट होते हैं तो ज्यादा सारी फोर्स लगती है। तो उसकी वजह से आप देखते हैं फुटबॉल हाफ ग्राउंड का जनाब वो डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो रैपिडली क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है, तब आप इंपल्स को स्टडी करते हैं। तो मैं तो इसे इस तरीके से अक्सर डिस्कस किया करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो इंपल्स है, आई डू एग्री इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है जी। इसे आई से भी डिनोट करते हैं और ये एक्चुअली मोमेंटम का चेंज ही है, कोई नई चीज नहीं है ये, ठीक है। अब यहां से देखें ना, ये आपके पास है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये टाइम इंटरवल फोर्स के साथ ले जाए, पीछे क्या बन जाएगा, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा पी मोमेंटम का चेंज बन जाएगा। तो ये मोमेंटम के चेंज को आप फर्दर ऐसे लिख दें, एम वी एफ माइनस एम वी आई। चलें जी, आइए जरा एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यू ये है जिसके दो केसेस हैं। नंबर 1 केस डियर स्टूडेंट्स, जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि एक बॉडी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका इंपल्स बताओ। नंबर 2, अगर एक मैसम की बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो इसका इंपल्स बताओ। तो दोनों केसेस में इंपल्स को डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स। ये कोई नई चीज नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक साइड इंफॉर्मेशन है जहां पे लिखा हुआ है डज ए मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इंपल्स, तो आप उस पॉइंट को एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, इसके दो आंसर हैं। डज ए मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इंपल्स, इसका आंसर है मे और मे नॉट बी। क्यों, तो जरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंपल्स को आप ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है जी, जो कि आपको मोमेंटम के चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो फर्दर डियर स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, एम इंटू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। पहला केस, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं ना तो उसकी वेलोसिटी में चेंज 0 होता है, तो आप यूं लिखेंगे एम इंटू 0, तो देखें इंपल्स क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो इंपल्स क्या होगा, 0 होगा। सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स, आइए एक और काम करते हैं। देखें, आपने लिखा ना एफ इंटू डेल्टा टी, ये बेसिकली मोमेंटम का चेंज है। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे लिखते हैं ना, एम वी एफ माइनस वी आई। देखें स्टूडेंट्स, जब मास एम की बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी ना तो अल्टीमेटली इस फैक्टर की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, मास की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो यहां पे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी और ये जो इंपल्स है ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो पता ये चला कि जो नॉन एक्सेलरेटेड है उसका इंपल्स, नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब समझते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स जिसका एक्सेलरेशन 0 है, जिसका एक्सेलरेशन 0 उसका इंपल्स 0, और जो एक्सेलरेटेड है जिसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है जिस मैस एम की बॉडी के लिए, उसका कुछ ना कुछ इंपल्स होगा। अब अगर कोई किसी न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू को डिस्कस करें डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, द एवरेज फोर्स, ठीक है, स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, द एवरेज फोर्स necessary to stop, the average force necessary to stop a hammer
ऑफ मोमेंटम 25 न्यूटन सेकेंड इन 0.05 सेकेंड्स इज। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सॉल्व करेंगे? आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। एवरेज फोर्स आप लोगों ने निकालनी है। और अब मजे की बात यह है, जो अभी आप इम्पल्स पढ़ रहे थे ना, उसमें जो फोर्स है एक्चुअली वो एवरेज फोर्स होती है, जिसे आप इम्पल्सिव फोर्स कहते हो। ये फोर्स एक्चुअली एवरेज है। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट बुक्स के अंदर आप ये जो इम्पल्स का एक्सप्रेशन लिखा होता है ना, उसके साथ लिखा हुआ देखेंगे FAV, एफ एवरेज। तो ये वही बात पूछी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर 4 ऑप्शंस आपके पास हों तो आपने क्या निकालना है? एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप ए हैमर ऑफ मोमेंटम, ये आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी 25 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0.05। ये देखें 25 एज इट इज। अब 0.05 है, इसे 5/100 लिखें। 100 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये आ जाएगा जी 5 1 द 5 5 5 द 25। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 500 न्यूटन। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, आइए देख लेते हैं। जैसे लेट्स से मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। मैं एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं, मैं हिंट जरूर दूंगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसे आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं सपोज कर लेता हूं जी, एक मैस एम की बॉडी है डियर स्टूडेंट्स, और इसका मैस है 2 kg, और ये मैस एम की बॉडी XY प्लेन के अंदर मूव कर रही है। ठीक है जी, और इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमें गिवन है, वो है जी 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी का वेक्टर है, ये हमें गिवन है। इट इज इन मीटर पर सेकेंड। एक मैस एम की बॉडी है, XY प्लेन में मूव कर रही है, मैस बॉडी का 2 kg का है, उसकी वेलोसिटी का वेक्टर हमें गिवन है, और हमसे ये कहा गया है कि प्लीज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम को फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, मोमेंटम सिंपली होता है mv। तो आप क्या करेंगे भला? वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालेंगे। मैं जरा बता देता हूं, रिजल्टेंट यहां पे बता देता हूं। ये देखें, रिजल्टेंट आप ऐसे निकालेंगे ना, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर वही बात 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 अंडर रूट में। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी 5 मीटर पर सेकेंड। चले मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। तो मैस कितना आ गया 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसकी जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो है 5, तो आंसर बनेगा 10 न्यूटन सेकेंड। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। तो आइए जरा देखते हैं, बात की जा रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉ है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी काफी ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आइए जरा इस चीज को डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसको हम इस तरीके से मतलब इसकी स्टेटमेंट ये है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स द सेम। तो अब मैं ये देखें, ये लिख रहा हूं कि जो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है जी, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसपे कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एक्सर्ट नहीं करती है। तो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स द सेम। ठीक है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, तो जो मोमेंटम का चेंज है ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये 0 है। इस बात का ख्याल रखना है। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये बात इस तरीके से डिस्कस की गई है कि लेट्स से आपके पास बॉल सिस्टम है, 2 मैस एम की बॉल्स को दिखाता है। डेरिवेशन से हमारा कंसर्न नहीं है, ये याद रखिएगा। एंटीडस्ट के अंदर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, हम कंक्लूजन्स की बात करते हैं, और जो एक एक्सप्रेशन है उसकी एप्लीकेशन क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, हमने इन चीजों को डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉल सिस्टम दिखाई है, 2 बॉल्स हैं, एक मैस M1 की है, एक मैस M2 की है, एक की वेलोसिटी V1 है, एक की वेलोसिटी V2 है। तो इनिशियली वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम है M1 V1 प्लस M2 V2। दोनों कोलाइड करती हैं, और कोलाइड करने के बाद भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आफ्टर कोलिजन जो उनका मोमेंटम है डियर स्टूडेंट्स, वो है जी M1 V1 डैश। ये डैश वाली वेलोसिटी कोलिजन के बाद की है। तो आइए जरा ये एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये एक्सप्रेशन एक्चुअली कुछ इस तरीके से है,
m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस इट इज m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वेक्टर फॉर्म है। हाँ, कई दफा इसकी जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है उसे डिस्कस किया जाता है, जिसे मैं लिख रहा हूं तो तब आप लिखेंगे सिंपल m1 v1 प्लस m2 v2। डियर स्टूडेंट्स वैसे मैंने आपको एक बात बताई थी और वो बात ये है कि जब कभी मास एम की बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ना तो उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम स्केलर को वेक्टर और वेक्टर को स्केलर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से ना एक पॉइंट समझाता हूं। सपोज कर लें जी दो बॉडीज हैं हमारे पास इस तरीके से लाइक दिस। ये एक मास एम वन की बॉडी है, एक दूसरी मास एम टू की बॉडी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। क्या हुआ कि जब पहली मास एम की बॉडी दूसरी मास एम की बॉडी के साथ कोलाइड की तो दोनों स्टिक कर गई, दोनों चिपक गई एक दूसरे के साथ, ठीक है, और एक कंपाउंड बॉडी बन गई जिसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब ये दोनों मिल के मूव कर रही होंगी, कंपाउंड बॉडी का नाम दिया जाता है इसे। दिस इज नॉन एज कंपाउंड बॉडी। इस चीज का ख्याल रखना है, ये कंपाउंड बॉडी है। अब ये मिलके मूव करेगी और लेट्स से ये एक कॉमन वेलोसिटी अटेन कर लेगी जिसे हम नाम देंगे u का। तो u क्या है? इट इज कॉमन वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं कि कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉमन वेलोसिटी इस तरीके से निकालेंगे m1 v1, ये तो कोलिजन से पहले की बात हो रही है ना, m2 v2, ठीक है जी। जैसे ही वो दोनों बॉडीज कोलाइड कर गई और उन्होंने एक कॉमन वेलोसिटी अटेन की तो हम लिखेंगे जी m1u प्लस m2u। तो ये बनेगा डियर स्टूडेंट्स m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू u। कॉमन निकालें, ये बनेगा m1 प्लस m2। तो यहां से अब ये कॉमन वेलोसिटी को सेपरेट करते हैं। जब इसे सेपरेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो रिलेशन होगा u इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। ये एक शॉर्टकट भी बन जाता है, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था लेकिन आपको ये सारा बताने का मकसद ये है ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। द कंपाउंड वेलोसिटी is equal to the total initial momentum of the body divided by mass of the system। सिस्टम का mass क्या है? तो डिफरेंट MCQs के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये रिलेशन यूज होगा जब कभी हम कॉमन वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, देख लीजिएगा, वो कॉमन वेलोसिटी से सॉल्व होता है। अब डियर स्टूडेंट्स हमें और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इससे रिलेटेड एक MCQ डिस्कस करते हैं और MCQ ये है जी, अ शेल ऑफ मास m, एक शेल है जिसका मास क्या है? m है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अ शेल ऑफ मास m एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस, ठीक है, एक शेल है मास m का, ये एक्सप्लोड हो जाता है इनटू टू पीसेस, ठीक है। इंफॉर्मेशन सारी जरा आपने याद रखनी है साथ साथ। वन पीस ऑफ मास m/4 रिमेन्स स्टेशनरी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वन पीस ऑफ मास m/4 रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है जी। जो एक पीस है डियर स्टूडेंट्स वो क्या रहता है? स्टेशनरी, और उसका मास कितना है? m/4 है। इस बात को भी जरा याद रखना है। अब क्वेश्चन में फर्दर आपसे ये पूछा जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट इज, द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट इज। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास चार ऑप्शंस हो सकते हैं, आइए जरा जल्दी से देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स अल्फा में है v, बीटा ऑप्शन है 2v, चार्ली ऑप्शन है 3v/2 या 3m/2 भी कह सकते हैं, बल्कि m रहने दें, इसी तरह से डिस्कस करते हैं। तो ये आ जाएगा जी 4v/3। जी डियर स्टूडेंट्स क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या आप टिक करेंगे? तो आइए जरा देखते हैं जल्दी से इसे कैसे सॉल्व करना था। इनिशियल मोमेंटम है उसका mv, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जैसे ही एक्सप्लोड हुआ ये हो जाएगा m1, ठीक है जी, v1 प्लस
m2v2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये देखें mv एज इट इज, एक मास है जी m/4 का और ये रहता है स्टेशनरी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर एक मास m/4 है तो दूसरा मास कितना होगा, इसका कैसे पता लगाया जा सकता है? टोटल मास में से आप माइनस कर दें m/4 को, तो एलसीएम ले डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा जी 3m/4। तो टोटल मास में से आपने m/4 को माइनस किया तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास आ गया। तो ये मास आ गया डियर स्टूडेंट्स 3m/4 इंटू v2, ठीक है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल फैक्टर क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो फर्दर हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जीरो तो ये रह जाएगा 3m/4 इंटू v2। तो ये देखें मैस m से कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चे पता क्या गलती करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि ये आई है v, ये किसके बराबर है 3v2/4। बच्चे ये आंसर ढूंढते हैं और कहते हैं सर ये तो ऑप्शंस में है ही नहीं, और अगर ऑप्शंस में हो तो वो टिक करके आ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप जरा गौर तो कीजिए, ये वेलोसिटी तो वो है जिससे मास m का ओवरऑल शेल नीचे मूव कर रहा था। हमें तो दूसरे पार्ट की वेलोसिटी चाहिए, हमें यहां से v2 चाहिए, तो v2 को सेपरेट करना पड़ेगा। v2 इज इक्वल टू ये बनेगा जी 4v/3, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स 4v/3 हमारा जो राइट आंसर है यहां पे, दैट इज डेल्टा। आइए एक और छोटा सा एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जल्दी से। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, लेट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी एक मास m की बॉडी है और इसका मास है 1 kg, ठीक है जी, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही है। एक दूसरी बॉडी है, वो भी मास m की है और उसका भी मास कितना है, लेट्स से 1 kg, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। लेट्स से बाय सम मींस ये मास m की बॉडी है, ये जाके इससे कोलाइड करती है और ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाती हैं, एक दूसरे के साथ ये चिपक जाती हैं, ठीक है। तो अब ये एक कंपाउंड बॉडी बन गई। तो आपसे पूछा ये गया डियर स्टूडेंट्स कि अब इस कंपाउंड बॉडी की जो न्यू वेलोसिटी है v' समझ लें, ये बताइए क्या होगी। और डियर स्टूडेंट्स लेट्स से आपके पास ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शंस आपको देता हूं कि न्यू वेलोसिटी है v/2, 3v/2 या 4v/2, इनमें से कोई आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स जरा देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चे पता क्या करेंगे, जैसे ही देखेंगे ना कि ये बात हो रही है कि कॉमन वेलोसिटी है, कंपाउंड बॉडी की वेलोसिटी है, वो फौरन से इस शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, इस मास m1 को भी कुछ ना कुछ पुट करेंगे और यहां पे भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स मैं सिंपल वे में इसका सोल्यूशन देता हूं। सिंपल सोल्यूशन पता क्या है इसका, ये देखें जरा, p किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है। ये मोमेंटम का क्वेश्चन है, मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी आपको मैं लेक्चर के स्टार्ट में बता के आया हूं ना कि जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो फिर मास और वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। तो मैंने लिख दिया वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। पहले मास क्या था, टकराने से पहले अलहदा 1 kg, दोनों स्टिक कर गई, मास डबल हो गया, 1 kg, कंपाउंड बॉडी का मास कितना हो गया 2 kg, तो उसका मतलब है मास डबल हो गया। अगर मास डबल हो गया डियर स्टूडेंट्स तो ये देखें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो पता चला कि जो न्यू वेलोसिटी है कंपाउंड बॉडी की, इट इज हाफ ऑफ इनिशियल या प्रीवियस वन। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप एंटी टेस्ट के लेक्चर को समझते हैं, अप्रोच को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको चीजें समझ आती हैं कि जब आपकी अप्रोच बेहतर होना शुरू हो जाती है ना, और आप ट्रिक्स के जरिए, पॉइंट्स के जरिए और कॉन्सेप्ट्स के जरिए, शॉर्टकट्स के जरिए अपने टाइम को मैनेज करते हैं, तो फिर इंसान को समझ आती है कि एंटी टेस्ट के जो एक टिपिकल एमसीक्यूज हैं उसे किस तरीके से टैकल करना है। जैसे मैंने आपको एक ये अप्रोच बताई, अगर मैं इससे ना करूं तो ये देखें कितनी जबरदस्त अप्रोच है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अप्रोच है। मैंने मोमेंटम के सिंपल रिलेशन को पिक किया और आंसर बताया। अब डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लास्ट में मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को जस्ट इस वजह से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक में प्रोजेक्टाइल मोशन में से डिस्कस करना है। तो हमारा टॉपिक है जी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आपने इसके बारे में ये पढ़ा है कि दीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर मोशन। ये जो अभी मैं इक्वेशंस लिखूंगा ये लीनियर मोशन के लिए एप्लीकेबल है डियर स्टूडेंट्स,
और इसके साथ दूसरी बात ये है, ये तब एप्लीकेबल है, यानी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक लाइन है जिसे मैं रीड आउट कर देता हूं, दीज इक्वेशंस आर यूजफुल ओनली फॉर लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, उनका यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, अब आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक दफा फिर मैं आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आप उसे कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और अगर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करो तो आप लिखते हो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हो इट इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब डी स्टूडेंट्स, ये तो आपने इक्वेशंस को सीख लिया, आइए जरा फ्री फॉल को भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो तो फ्री फॉल मोशन क्या थी हमारी, फ्री फॉल। इसमें डियर स्टूडेंट्स किसी भी मास एम की बॉडी को जब किसी सर्टन हाइट से रिलीज किया जाता है और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करती है, तो तब उस बॉडी का जो लीनियर एक्सेलरेशन है हम उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर देते हैं। फ्री फॉल में जब बॉडी को रिलीज ड्रॉप का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो फ्री फॉल में इस तरह से डिस्कस करते हैं। अब देखिए मैंने यहां पे लगा दी एक लाइन, तो अब इनके कंपैरिजन में मैं फ्री फॉल के लिए इक्वेशंस को लिखूंगा, जहां पे ए नजर आएगा जी पुट कर दे, जहां पे वी आई नजर आएगा 0 पुट कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट ये होगा, मैं लिखूंगा वी एफ इज इक्वल टू, वी आई 0 है, ए की जगह जी आएगा, वी एफ इज इक्वल टू जी टी। अब जरा सुनिएगा इस इक्वेशन को आप कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। मैं कहता हूं जी मैं एक बिल्डिंग जिसकी हाइट है 500 मीटर, ठीक है जी, उसकी टॉप पे चला गया और वहां से मैंने एक मास एम की बॉडी को रिलीज किया, ड्रॉप किया। मुझे बताइए जी 10 सेकंड्स गुजरने के बाद उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 3 सेकंड्स गुजरने के बाद उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, 2 सेकंड्स के गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आप ये रिलेशन लगा दें, आपने ड्रॉप किया, आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम मैंने आपको बताया, जी की वैल्यू यूजुअली हम 9.8 यूज करते हैं, लेकिन आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करते हुए उसे 10 यूज कर लें। तो टी कितना मैंने बताया 2 सेकंड्स, जी कितना है 10, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20, 3 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी होगी 30, 4 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी होगी 40, 5 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी होगी 50। तो इस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अब सिनेरियो वही है कि मैं एक सर्टेन हाइट पे चला गया, वहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, ड्रॉप किया, तो उसने इतने सेकंड्स के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, वी आई 0 हो जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स जी, तो ये बनेगा एस इज इक्वल टू 1/2 जी डी स्क्वायर। अच्छा अब एक और बात गौर से सुनिएगा, जी की वैल्यू क्या होती है 10, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5, तो यूजुअली इसे 5t स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब ये जो इक्वेशन है ये किस तरह के एमसीक्यूज में यूज हो सकती है, देखें मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक सर्टन हाइट पे चला गया, एक टावर पे चला गया, वहां से मैंने एक पैकेट को नीचे रिलीज किया, थ्रो नहीं ड्रॉप या रिलीज, क्योंकि ड्रॉप और रिलीज का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैंने वहां से रिलीज किया, जब मैंने रिलीज किया तो मुझे बताइए भाई 5 सेकंड्स का टाइम गुजरने के बाद उस पैकेट ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, आप इस एक्सप्रेशन से निकालोगे। यहां पे पुट करें 5 सेकंड्स, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 125 मीटर्स। इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब ये स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन के अंदर ये फ्री फॉल के लिए पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा जी 2gh, ठीक है, और ये बनेगा वी एफ स्क्वायर, जिसे फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू √2gh। अब ये एक्सप्रेशन आपने कहां पे यूज करना है डियर स्टूडेंट्स, देखें अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि स्टूडेंट्स एक मास एम की बॉडी है, मैं तकरीबन 100 मीटर की हाइट पे गया और मास एम की बॉडी को, बॉल को, बैट को, पैकेट को मैंने वहां से रिलीज कर दिया। बताएं ग्राउंड को स्ट्राइक करने से थोड़ी सी देर पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो ये कौन सी हाइट है जो वो टोटल कवर करके आ चुका है और ग्राउंड को हिट करने वाला है, तब आप ये वाला रिलेशन यूज कर लें। अब डियर स्टूडेंट्स एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया जाता है, डिस्टेंस इन nth सेकंड। एक बॉडी है फ्रीली फॉल कर रही है, ऊपर से मैंने ड्रॉप किया, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, 5 सेकंड्स के टाइम गुजरने के बाद बॉडी ग्राउंड को हिट कर जाती है। अब जब मैंने बॉडी को रिलीज किया और उसे जमीन तक आते हुए 5 सेकंड लगे, तो एक ये बात है
कि 5 सेकंड्स के बाद कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने, वो आप इससे निकालते हैं 5t²। अब एक टर्म ये है कि एक मास m की बॉडी है, रिलीज किया, ड्रॉप किया, 5 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पे आ गई, ग्राउंड पे हिट कर लिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि बॉडी ने फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, और अल्टीमेटली फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक इक्वेशन लिख देता हूं जिसे कहते हैं डिस्टेंस इन nth सेकंड। तो आइए जरा देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखना है, इसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन है। एंटी टेस्ट में हम उस डेरिवेशन को डिस्कस नहीं करते, इसलिए जस्ट याद रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है जी VI प्लस A डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n-1। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम फ्री फॉल के लिए VI को 0 पुट करते हैं, A को G पुट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स फर्दर ये जो आपके पास इक्वेशन है ये 0 हो जाएगा, A की जगह G आएगा, G की वैल्यू 10, 2 पे डिवाइड कर दें 5, तो इसे आप यूं लिखें 5 इंटू 2n-1। तो डियर स्टूडेंट्स फर्दर आप अगर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 10, 5 इंटू 2 10, 10n-5 आ जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं फर्स्ट सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना कवर करता है। स्टूडेंट्स आप यहां पे फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू को 1 पुट कर दें, यहां पे 1 आएगा, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा जी 5। तो पहले सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। आइए देखते हैं दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। यहां n की जगह 2 पुट करें, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो दूसरे सेकंड में 15 मीटर का। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जब आप थर्ड सेकंड के लिए n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तीसरे सेकंड में 25 मीटर का डिस्टेंस होगा। फोर्थ सेकंड में डियर स्टूडेंट्स 35 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा, और फिफ्थ सेकंड के अंदर डियर स्टूडेंट्स 45 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। इन तमाम डिस्टेंसेस को आप जरा ऐड तो करके देखें, यानी 45 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 5, देखो 125 मीटर का डिस्टेंस आता है। पहले मैंने कहा था कि 5 सेकंड्स के बाद उसने 125 मीटर का डिस्टेंस किया। हर एक सेकंड में कितना, ये आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग है, वो एक सर्टेन सेकंड में 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो बताएं वो कौन सा सेकंड है, ये आपके सामने है। 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करी तो वो थर्ड सेकंड है फ्री फॉल के बाद। एक मास m की बॉडी है, फ्रीली फॉल कर रही है, वो एक सर्टेन सेकंड में 45 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। उससे प्रीवियस सेकंड में कितने मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा, आपके सामने है, दैट इज 35 मीटर। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को मैंने डीपली डिस्कस नहीं किया, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं जाना, जस्ट इसके कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है, इनको हम आगे यूटिलाइज करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।